Dear students, good morning. Today we will do the poem Sonnet 18th written by William Shakespeare. Who was William Shakespeare? First of all, I would like to introduce you to the poet William Shakespeare. Mr. William Shakespeare was born on April 23rd, 1564 at Stafford, a town on Avon River in Warwickshire, England. His father, John Shakespeare, was a prosperous glover. He was admitted to the grammar school of the town, but he could not complete his education due to the decline in his father's business fortune. In 1582, he married with Anne Hathaway and left Stratford with a group of London actors and became a professional actor and dramatist of the Elizabethan age. बेटा विलियम शेक्सपियर जैसा कि पहले अभी बताया कि स्टैफोर्ड एक टाउन है, कस्बा था, उसमें वो पैदा हुए। वार्विकशायर जगह थी वहाँ, वार्विकशायर में, इंग्लैंड में। तो विलियम शेक्सपियर के फादर एक अच्छे बिजनेसमैन थे और एक अच्छे ग्रामर स्कूल में वो पढ़ते थे, बट उनकी एजुकेशन उनके फादर के बिजनेस के डिक्लाइन की वजह से उन्हें छोड़नी पड़ी। और 1582 में क्योंकि वो एक एक्टर थे और एक एक्टर ग्रुप से जुड़े हुए थे, तो उस एक्टर ग्रुप के साथ वो लंदन आ गए। और लंदन आने के बाद उन्होंने एक्टिंग की, एक थिएटर से जुड़े और एक्टिंग के साथ साथ उन्होंने लिखना शुरू किया, ड्रामास लिखे एंड देन सोनेट्स लिखी और एक एलिजाबेथन एज के ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट और एक पोइट बन गए। तो ही वॉज द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट एंड ड्रामेटिस्ट ऑफ द एलिजाबेथन एज। उन्होंने, क्योंकि वो एक ड्रामेटिस्ट थे, प्ले राइट थे, तो उन्होंने वैरायटी ऑफ प्लेज लिखे। लगभग उन्होंने 37 प्लेज लिखे और आज तक विलियम शेक्सपियर के जैसा कोई और ड्रामेटिस्ट नहीं हुआ है। वो इतने ग्रेट थे। उनकी राइटिंग्स, उनका स्टाइल, उनका कंटेंट जो प्ले राइटिंग का था वो बहुत ही ग्रेट था। उन्होंने ह्यूमन लाइफ की रियलिटी को बड़े ही पोइटिक ढंग से, पोइट्री में ड्रामा लिखे जाते थे, पोइटिक ड्रामा लिखे जाते थे तब, तो उनके सॉन्ग, इवन की ड्रामाज में भी सॉन्ग्स लिखे और वो बहुत फेमस हुए क्योंकि वो लाइफ की रियलिटी से बहुत ही रियलिस्टिक थे। मीन्स तो जो ग्रेटेस्ट प्लेज लिखे और वैरायटी ऑफ प्लेज लिखे, उन्होंने ट्रेजेडीज भी लिखी, कॉमेडीज़ भी लिखी, हिस्ट्रीज भी लिखी और रोमांसेस भी लिखे। ओके, बट हिज 4 ट्रेजेडीज बहुत ही फेमस हैं। जो ग्रेट प्लेज हैं वो 4 ट्रेजेडीज हैं, जैसे किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो। These 4 tragedies are the great work written by William Shakespeare. The Tempest, As You Like It, Julius Caesar, The Merchant of Venice, ये As You Like It है। ये As You Like It है जो बाय मिस्टेक ये आई लिखा गया है। As You Like It ये कॉमेडी है। As You Like It, Julius Caesar, and The Merchant of Venice. He also writes Julius Caesar, Romeo, Juliet. ओके, तो बहुत सारे उनके ग्रेट प्लेज हैं। बट ही ऑल्सो रोट 154 सोनेट्स ऑल्सो। 154 सोनेट्स, एक सोनेट सीक्वेंस लिखी। और जो आपको मैंने अभी पहली वीडियो में ये बताया था कि व्हाट इज सोनेट। सोनेट बिगेन इन इटली इन द 14th century and it started in 16th century in British literature. Philip Sidney, Thomas White and Earl of Surrey, after that Philip Sidney, and after that William Shakespeare developed his own style. जो फिलिप सिडनी था, थॉमस वाइट एंड सरे था, उन्होंने इटालियन को फॉर्म को फॉलो किया था, बट विलियम शेक्सपियर ने अपनी एक फॉर्म डेवलप की और उसे कहा गया शेक्सपियरियन सोनेट। अब हिज sonnets were published or printed in 1609 by George Id for Thomas Thorpe. जॉर्ज इड ने प्रिंट किया उन्हें 1609 में थॉमस थ्रोप के लिए।
Okay, these sonnets were addressed two persons. One is his unknown friend and one is a dark lady. टू पर्सनस के लिए उन्होंने डेडिकेट किए। जो 1 to 126 सोनेट्स हैं वो ही दीज सोनेट्स 1 to 26 आर एड्रेस टू हिज अननोन फ्रेंड। वैसे मिस्टर WH कहा जाता है। अननोन फ्रेंड थे तो उनको एड्रेस किया, संबोधित की हैं, डेडिकेट की हैं। और 127 से लेकर 154 तक उन्होंने सोनेट जो लिखी वो एक डार्क लेडी थी जिसे वो बहुत प्यार करते थे और उसकी ब्यूटी को ग्लोरीफाई किया, उसको डेडिकेट की है उन्होंने, उनको इमोर्टल कर दिया। ये जो पोइट्री है सोनेट्स हैं 154 सोनेट्स हैं जो इन दोनों ही फ्रेंड्स को उन्होंने इसमें जिक्र कर कर उनका वर्णन कर कर उनको अमर कर दिया है, जैसा कि इस पोएम में भी आप पढ़ोगे। तो शेक्सपियर सोनेट्स की अलग क्वालिटी है। उनकी राइम स्कीम क्या है जो पहले भी बताई है मैंने, AB CD EF G means sonnet a poem of 14 lines. Okay, and the rhyme scheme is AB CD EF G. So, William Shakespearean sonnets contains 3 quatrains followed by a couplet. 4 लाइन के 3 पैसेज होंगे पैरा और 2 लाइनें लास्ट में। कपलेट मीन्स उनकी राइम स्कीम सेम होगी। ओके, तो लेट अस स्टार्ट सोनेट 18th। तो सोनेट 18th इज इन दिस सोनेट ही इज ग्लोरीफाइंग द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड। ओके, अननोन फ्रेंड। He is comparing his friend's qualities beauty with समर्स डे। क्योंकि एक ब्रिटिश पोइट्री है और ब्रिटेन में एनवायरनमेंट ठंडा है तो वहाँ धूप बहुत कम निकलती है, तो समर्स डे को बहुत ही ब्यूटीफुल डे माना जाता है। ओके, क्योंकि कभी कभी सूरज निकलता है। सीज़न वहाँ ज़्यादातर कोल्ड ही रहता है, स्नो फॉलिंग होती है, तो इसलिए जब भी सन निकलता है तो समर डे को वहाँ बहुत ही ब्यूटीफुल माना जाता है। तो इन द फर्स्ट पैरा वी आर रीडिंग नाउ, shall I compare thee to a summer's day? He is asking the question to his friend कि shall I compare thee to a summer's day? क्या मैं आपको समर डे से कंपेयर कर लूँ, मतलब समर डे से कंपेयर करूँगा। Thou are more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. तो पोइट इन लाइन्स में दाउ मीन्स यू आर मोर लवली, यू आर मोर लवली एंड मोर टेम्परेट। पोइट ये कह रहे कि तुम इतने सुंदर हो कि समर डे से भी ज़्यादा लवली हो, ज़्यादा सुंदर हो, और उससे भी ज़्यादा तुम टेम्परेट हो, मीन्स लाइट हो। ओके, सुहावने हो, अच्छे हो। उन समर डे जितना ब्यूटीफुल है, जितना लवली है, उससे भी कहीं ज़्यादा तुम लवली हो और टेम्परेट हो, मीन्स लाइट। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे एंड समर्स लीव्स हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट। रफ विंड्स डू शेक द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, जो मे सीज़न है, जो समर सीज़न है, उस मे सीज़न में हालांकि कई बार रफ विंड चलती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, और जो फूल खिले होते हैं, बर्ड्स खिली होती हैं, उनको भी वो हिला देती हैं, मतलब नुकसान करती हैं। मतलब उसमें जो सुंदर बर्ड्स खिली होती है मे सीज़न में, उसको भी रफ विंड्स कई बार हार्म कर देती हैं। एंड समर लीज मीन्स टाइम, समय, हैथ ऑल टू शॉर्ट अ डेट, शॉर्ट अ डेट मीन्स बहुत क्षणभंगुर है, टेम्परेरी है, छोटा है। तो समर का जो टाइम है वो बहुत शॉर्ट है, टू है शॉर्ट अ डेट, मतलब वो बहुत ही टेम्परेरी टाइम है, बहुत कम समय का होता है, परंतु जो तुम्हारी सुंदरता है वो समर डे से कहीं ज़्यादा अच्छी है और ये परमानेंट है, मीन्स ये क्षणभंगुर नहीं है। नेक्स्ट, एंड ऑफन इज हिज गोल्ड complexion dimmed, sometimes too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometimes declines, by chance or nature changing cause untamed.
तो समटाइम्स टू होल्ड द आई ऑफ हेवन साइंस। द आई ऑफ हेवन यहाँ सन को कहा गया है। मतलब कई बार जो सूरज है वो बहुत ही हॉट होता है। सूरज बहुत मतलब धूप बहुत तेज़ खिलती है और बहुत ही सूरज की रोशनी जो हॉट होती है। एंड ऑफन इज गोल्ड कम्प्लेक्शन डिम्ड। एंड कई बार प्राय ऑफन प्राय क्या होता है कि उसका जो गोल्ड कम्प्लेक्शन है, जो सूरज की रोशनी है, वो मध्यम हो जाती है, क्योंकि बादल मैंने पहले ही बताया कि एनवायरनमेंट क्या है, कैसा है वहाँ, कोल्ड है और बादल छा जाते हैं और सूरज की रोशनी मध्यम पड़ जाती है। मीन्स सूरज की मई सीजन में भी सूरज की जो रोशनी है, जो ब्यूटीफुल सीन है, उसको बादल जो है मध्यम कर देते हैं। बाय चांस एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम्स डिक्लाइन। और एवरी फेयर फ्रॉम फेयर, कितनी भी सुंदर से सुंदर चीज़ क्यों ना हो, उसकी जो ब्यूटी है वो डिक्लाइन, वो ख़त्म होती ही है। बाय चांस या तो एक्सीडेंट से या समय से। एंड नेचर चेंजिंग कोर्स, नेचर चेंजिंग कोर्स, समय भी उसे ख़त्म कर देता है। अनट्रेंड, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, सुंदर वस्तु नहीं है जिसके ऊपर समय का और उसका एक्सीडेंट का कोई बाय चांस वो नष्ट ना होती हो। मीन्स कोई भी सुंदर से सुंदर वस्तु क्यों ना हो, बाय चांस, बाय मतलब भाग्य से कोई एक्सीडेंट हो जाए, कुछ और हो जाए, एंड नेचर चेंजिंग कोर्स, और समय के द्वारा उसे अनट्रेम्ड मीन्स जो सुंदरता है उससे उसे वंचित कर दिया जाता है। बट यहाँ देखिए पोइट्री में फेयर फ्रॉम फेयर एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है। फै साउंड को फेयर फ्रॉम फेयर बार बार यूज़ किया गया है, 3 बार रेपिटेशन है। और जब किसी पोइट्री में किसी भी शब्द साउंड की ऐसे रेपिटेशन होती है तो उसे बोलते हैं एलिट्रेशन। पोइट ने अपने आइडिया को एम्फसाइज करने के लिए यहाँ फै साउंड को यूज़ किया, अपने आइडिया को जोर देकर प्रेजेंट करने के लिए, एम्फसाइज में जोर देकर प्रेजेंट करने के लिए एलिट्रेशन का यूज़ किया। और यहाँ सिमली का भी यूज़ किया गया है। जैसे से लाई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, मो दाउ आर मोर लवली एंड मोर कॉन्टेम्परेट। मीन्स कंपैरिजन किया गया है समर डे का, किससे, पोइट के फ्रेंड की ब्यूटी से। तो जहाँ ऐसे दो चीज़ों का कंपैरिजन हो उसे कहते हैं, मतलब जैसे अगर मैं कहूँ उसकी सुंदरता वह तो चांद जैसी सुंदर है, तो जैसी शब्द से यहाँ तुलना की मैंने। और ये एज और लाइक दो शब्द यूज़ होते हैं, जहाँ दो चीज़ों की क्वालिटी का कंपैरिजन किया जाता है तो उसको कहते हैं सिमिली। ओके, ये डिवाइस है कि सिमिली का प्रयोग करना। और मेटाफर का भी वो पोइट यहाँ प्रयोग करते हैं। पर्सोनिफिकेशन भी है, जैसे सन को संबोधित कर रहे हैं। ओके, आई ऑफ हेवन, आई ऑफ हेवन यहाँ किसको कहा गया है, सन को। ओके, तो पर्सोनिफिकेशन भी है। नेक्स्ट, बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड। इटर्नल समर, समर यहाँ मतलब वैसे जितना समर ब्यूटीफुल है तुम समर से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। इटर्नल, इटर्नल मीन्स हमेशा रहने वाली है। बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फेड, परंतु तुम्हारी जो समर है, जो तुम्हारी सुंदरता है, वो एवर लास्टिंग है, हमेशा रहने वाली है और वो कभी फेड नहीं होगी। नोर लूज पोजेशन ऑफ दैट फेयर दाउ ओवेस्ट। और जो सुंदरता तुम्हारे पास है, पोजेशन मीन्स उसके पास है, जो सुंदरता दाउ ओवेस्ट जिसके तुम मालिक हो, वो कभी भी खत्म नहीं होगी। Nor shall death brag thou wanderest in his shade। और डेथ, मृत्यु, जो हर चीज़ की मृत्यु आती है, हर चीज़ की डेथ होती है, वेदर इट इज़ लिविंग और नॉन लिविंग, चाहे जीवित है चाहे नॉन लिविंग है, निर्जीव है, परंतु एवरीथिंग इज किल्ड बाय द डेथ। तो नोर शैल डेथ ब्रैग, ब्रैग मीन्स मृत्यु भी तुम्हें मार नहीं सकती। वॉन्डरस्ट इन शेड, मतलब मृत्यु भी तुम्हें अपनी छाया में नहीं ले सकती। वॉन्डरस्ट शेड मीन्स अपनी छाया में नहीं खींच सकती, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। व्हेन इन इंटरनल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट। व्हेन इन इंटरनल लाइन्स, इंटरनल लाइन्स मीन्स मेरी पोइट्री की जो लाइन
हमेशा जो पोइम है जो मैंने लिख दी, जो हमेशा पढ़ी जाएगी, हमेशा रहेगी लिटरेचर में, इस वर्ल्ड में, संसार में, ठीक है। तो व्हेन इन इंटरनल लाइन्स टू टाइम दाउ ग्रोएस्ट, जब मेरी पोएम में जो ये शाश्वत लाइन है, मेरी पोएम की लाइनें हैं जो, उसमें तुम हमेशा अमर रहोगे। सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीथ और आइज कैन सी, जब तक मतलब जब तक लोग सांस लेते रहेंगे और अपनी आंखों से देखते रहेंगे। सो लॉन्ग लाइफ दिस, जब तक इस धरती पर जीवन है, एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, और तब तक ये जो लाइन है मेरी पोएम की, ये तुम्हें जीवन देती रहेंगी। इट मीन्स कि जब तक संसार में मेरी कविताएं पढ़ती जाती रहेंगी, तब तक तुम इमोर्टल रहोगे, तुम अमर रहोगे, क्योंकि मैंने अपनी पोएम में तुम्हें अमर कर दिया है। ओके, तो पोइट लास्ट लाइन्स क्या है, कपलेट है। देखिए, सी दी, सो लॉन्ग एज मैन कैन ब्रीद और आइज कैन सी, सो लॉन्ग लाइज दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। ओके बेटा, मैं आपको इसका क्वेश्चन भेजूंगी, किस स्टाइल में आपने क्वेश्चन लिखना है, कैसे आप जैसे आप इसका एक ऐसे टाइप क्वेश्चन लिखोगे, और उस ऐसे टाइप क्वेश्चन में आप बीच बीच में लाइनें कोट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिगिनिंग में एक्सप्लेन किया कि हेयर द पोइट इज कंपेयरिंग द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड टू द समर्स डे, ओके, एंड यू राइट 4-5 लाइन्स अबाउट इट, एंड देन यू कोट द फर्स्ट 2 लाइन्स, कोटेशन, आप कोटेशन कोट करना कि शैल आई कंपेयर दी एज इट इज़, जो लाइन लिखी हुई है उसको इन्वर्टेड कॉमास में आपने कोट करना है। ओके, एक बार आप क्वेश्चन प्रिपेयर करें और उसको सेंड करें, शेयर करें मेरे साथ, ताकि मैं आपकी इसमें कमियां बता सकूं। इस पोएम में पोइट ने, जैसा कि मैंने कहा, कि पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ किया है। ओके, पोएटिक डिवाइसेस मीन्स सिमिली, मेटाफर और एलिट्रेशन का खासकर। तो सिमिली क्या होती है? सिमिली, व्हेन वी कंपेयर टू सिमिलर थिंग्स, दो समान गुणों वाली चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं एज लाइक का यूज़ करते हुए, तो उसे कहते हैं सिमिली। ओके, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि वह तो चांद जैसी सुंदर है, तो इसमें चांद जैसी यूज़ किया, वो चांद जैसी कंपेयर कर दिया है। अगर मैं मान लो ये कहूँ वह तो चांद है, ओके, तो इसमें मैंने मेटाफर यूज़ किया, उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को वो एट्रीब्यूट कर दिया कि वह वो ऑब्जेक्ट है। ओके, तो वो हुआ मेटाफर। और एक है एलिट्रेशन, एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ द सेम साउंड टू एम्फसाइज द आइडिया। आइडिया, अपना आइडिया प्रेजेंट करने के लिए पोइट पोइटिक डिवाइस का यूज़ करता है, एलिट्रेशन का। एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ द साउंड, जैसे फेयर फ्रॉम फेयर, इसमें यूज़ किया। और देन पर्सोनिफिकेशन, पोइट पर्सोनिफाई करता है, संबोधित करता है, उसे कहते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। ओके, तो आप रीड दिस पोएम एंड स्टडी इट, लर्न इट। थैंक यू।